गुड मॉर्निंग। आज का ये सेशन बुक का सेशन है, यानी कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बुक, यानी कि यह सेशन जो है 12th के बच्चों के लिए है। 12th के बच्चों को पता होता है, अगर आप छात्र हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास एक बुक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। कई चैप्टर्स उसमें है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, और मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया ओल्ड इंग्लिश। इसके 2 लेक्चर्स पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, यानी कि ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने अब तक उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले उन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपके बिना कीमती समय को वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपका हेडलाइन है क्या है, डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश का मतलब क्या होता है। ओल्ड इंग्लिश को तो आप समझ चुके होंगे, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जब जब बात इंग्लिश की हिस्ट्री की आती है तो इंग्लिश की हिस्ट्री को टाइम पीरियड के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया, यानी कि 3 पीरियड बांटा गया है। एक है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश और तीसरा होता है मॉडर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश की चर्चा हो रही है, यानी ये फर्स्ट पीरियड है। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब सवाल उठेगा डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है। तो डायलेक्ट्स के कई मतलब होते हैं। डायलेक्ट का मतलब एक प्रारूप भी होता है और डायलेक्ट का मतलब बोली भी होता है। यानी जब हेडलाइन, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक है, इसके मीनिंग की बात करेंगे डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो इसका मीनिंग निकलेगा ओल्ड इंग्लिश की बोलियां या फिर ओल्ड इंग्लिश के प्रारूप। यानी आज हमारा जो टॉपिक है यही है, ओल्ड इंग्लिश की बोलियां और ओल्ड इंग्लिश के प्रारूप। हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट। अब डिसेंट के तो कई मतलब होते हैं, लेकिन यहां पर डिसेंट का मतलब आप ले सकते हैं अंतर के रूप में, यानी यहां पर अंतर होगा इस डिसेंट का मतलब। तो देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट, यानी अंतर की एक स्पष्ट रेखा है। भाई किस अंतर की स्पष्ट रेखा है, फिर से समझते हैं। देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट, इसका मतलब हुआ कि अंतर की एक स्पष्ट रेखा है। फिर आपके मन में आ रहा होगा किस अंतर की स्पष्ट रेखा है। जैसे जैसे आगे मैं पढ़ता चलूंगा, जैसे जैसे मैं मीनिंग इंटरप्रेट करता चलूंगा, सारी बातें क्लियर होती चलेगी। बस आप मेरे को ध्यान से सुनते चलिए। देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट, मतलब अंतर की एक स्पष्ट रेखा है फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शंस टू मॉडर्न इंग्लिश। मतलब एंग्लो सेक्शन का मतलब आप ओल्ड इंग्लिश के रूप में भी ले सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश के स्पीच को ले लीजिए, ओल्ड इंग्लिश के स्पीच को ले ले और मॉडर्न इंग्लिश के स्पीच को ले ले। मतलब आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं, यानी मॉडर्न इंग्लिश के जमाने में और ओल्ड इंग्लिश के जमाने में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो हम अंग्रेजी बोलते थे, आप उन दोनों को अगर आप ले लीजिएगा तो बिल्कुल एक स्पष्ट रेखा आपको दिखाई देगा। दोनों के बीच में जो अंतर है उसकी एक स्पष्ट रेखा को आप देख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इन मैटर्स ऑफ साउंड्स, साउंड के मामले में भाई अब क्या क्या मैटर, क्या क्या अंतर, इस बात को यहां पर क्लियर किया गया है। देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट, अंतर की एक स्पष्ट रेखा है फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शन टू मॉडर्न इंग्लिश। पुराने यानी ओल्ड इंग्लिश से लेकर के, एंग्लो सेक्शन वाले इंग्लिश से लेकर के और मॉडर्न इंग्लिश के तक अगर आप देखेंगे, स्पीच को देखेंगे, तो एक स्पष्ट रेखा आपको, अंतर की स्पष्ट रेखा दिखाई देगी। इन मैटर्स ऑफ साउंड, साउंड के मामले में, कहने का मतलब कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, यानी एंग्लो सेक्शन भी आप उसको कह सकते हैं और आप एंग्लो केल्टिक भी कह सकते हैं, जो हमारा साउंड था इंग्लिश बोलने का वो, और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में जो हमारे अंग्रेजी बोलने का साउंड है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। आप उस अंतर को, उस अंतर की रेखा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वोकेबलरी, शब्दकोश के मामले में, मतलब पुराने जमाने में ओल्ड इंग्लिश के टाइम जो हमारा वोकेबलरी था और आज के जमाने में जो हमारा वोकेबलरी है, उसमें बिल्कुल अंतर है, स्पष्ट अंतर है। आप उसको देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। ग्रामर, ग्रामर में भी अंतर है। एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग में भी अंतर है। बट ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट ए सिंगल इनफॉर्म लैंग्वेज, लेकिन ओल्ड इंग्लिश जो थी वो सिंगल इनफॉर्म लैंग्वेज नहीं थी। सिंगल इनफॉर्म लैंग्वेज किसको कहते हैं, मैं आपको ये समझाने वाला हूं अभी। अब देखिए होता क्या है कि भाषा जो है कभी कभी सिंगल इनफॉर्म भी होता है। अब जब हम अभी मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारा मॉडर्न इंग्लिश जो है वो सिंगल इनफॉर्म लैंग्वेज है, लेकिन हमारी ओल्ड इंग्लिश जो थी, मतलब ओल्ड इंग्लिश की, जिस इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, AD 449 से लेकर के AD 1066 तक जो हम लोगों ने अंग्रेजी देखा है, उस अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो वो अंग्रेजी हमारी सिंगल इनफॉर्म नहीं थी। भाई यहाँ पर इनफॉर्म कहने का मतलब क्या होता है? इनफॉर्म कहने का मतलब है कि जितना भी एरिया कवर किया जाता था इंग्लिश भाषा से, सभी जगह भाषा की जो बोली थी वो एक ही प्रकार की नहीं थी। चलिए मैं हिंदी को लेकर के थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आप हिंदी भाषा को ले लीजिए, आप मुंबई ले लो, कोलकाता ले लो, या और भी दूसरे जितने भी शहर है, बड़े बड़े शहर ले लो। क्या आपको लगता है, दिल्ली ले लो, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर कोलकाता में या फिर चेन्नई में हिंदी बोले जाते हैं, जितने भी हिंदी बोले जाते हैं, क्या सभी एक ही प्रकार से बोले जाते हैं? क्या फिर उनके बोलने का बोली जो है सो एक ही है? जी नहीं, बिल्कुल एक नहीं है, उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। तो सेम चीज यहाँ पे चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है बट ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल इनफॉर्म लैंग्वेज, यानी ओल्ड इंग्लिश जो थी
वो सिंगल इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी। मतलब जितना एरिया ओल्ड इंग्लिश के द्वारा कवर किया जाता था उस पूरे एरिया में भाषा का जो बोली था वो एक जैसा नहीं था, उसमें अंतर था। ये बात तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। We can distinguish 4 dialects in Old English। हम 4 जो बोली हैं, 4 बोली को अलग कर सकते हैं ओल्ड इंग्लिश में। मतलब ओल्ड इंग्लिश की जब हम बात करेंगे तो उसके बोले जाने के 4 प्रारूप थे। 4 प्रारूप में 4 तरीकाओं से बोले जाते थे, उसको हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश माने होता अंतर करना, हम उनके अंतर को समझ सकते हैं और उनको अलग अलग करके हम देख सकते हैं। जैसे आगे देखिए, दे आर केंटिस, वो है केंटिस। नॉर्थम्ब्रियान, दूसरा है नॉर्थम्ब्रियान, तीसरा है मर्सियन और चौथा है वेस्ट सेक्शन। यानी बात जब ओल्ड इंग्लिश की आई तो यहाँ पर बुक ने बताया, बुक में जो रीडिंग लिखा हुआ उसके आधार पर ये निकला कि ओल्ड इंग्लिश हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं था। ओल्ड इंग्लिश की बोलियां अलग अलग थी और जब हम उसमें अंतर बताने की बात करते हैं, हम उसमें अंतर कर सकते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में हमको 4 बोलियां मिलेंगी और चारों का नाम कुछ इस प्रकार है। एक हमारा है केंटिस, दूसरा है नॉर्थम्ब्रियान, तीसरा है मर्सियन और चौथा है वेस्ट सेक्शन। 10 अतः इट कैन बी सेड दैट ओल्ड इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल। यानी आप इस बात से कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारी ओल्ड इंग्लिश जो थी वो क्या थी, प्रारूपीय थी। मतलब उसके अनेक रूप थे, उसके अनेक बोली थे। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, दिस इज अंडरस्टैंडेबल, इस बात को समझा जा सकता है बिकॉज, क्योंकि देयर 3 डिफरेंट एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स वेर इन्वॉल्व। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एंग्लो सेक्शन की जो ट्राइब्स थी वो 3 ट्राइब्स शामिल थी। अब यहाँ पर 3 ट्राइब्स कहने का क्या मतलब है, इस बात को समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि एंग्लो सेक्शन जो है वो इंग्लैंड का मूल निवासी तो है नहीं। एंग्लो सेक्शन जर्मनी ट्राइब्स थे, वो 449 में इंग्लैंड में आए थे। तो एंग्लो सेक्शन तो एक पूरे ग्रुप का नाम हुआ ना। तो एंग्लो सेक्शन के अंदर भीतर में उनकी 3 प्रजातियां होती थी। तो स्वाभाविक थी कि उनकी अलग अलग 3 प्रजातियां थी। उनकी 3 प्रजातियां होने की वजह से उनकी बोली में एक रूपता तो होगी नहीं, इसलिए जो बोली थी, जो अंग्रेजी के बोलने का प्रोसेस था, तरीका था, वो एक रूप जैसा नहीं था। एंड इट वॉज बट नेचुरल दैट ए वेराइटी इन लैंग्वेजेज एग्जिस्टेड। चूंकि जो हमारा एंग्लो सेक्शन आए थे उनके अंदर 3 ट्राइब्स शामिल थे, तो ये स्वाभाविक है। बट नेचुरल का मतलब है स्वाभाविक। ये स्वाभाविक था कि भाषा में प्रारूपता तो होंगी, भाषा में वेराइटी तो होंगी, जिसकी वजह से आज हम भाषा में वेराइटी को पा रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश जो हमारा था उस ओल्ड इंग्लिश में वेराइटी थी। एक बार फिर से पूरे को समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मतलब ओल्ड इंग्लिश के प्रारूप या फिर बोल सकते हैं ओल्ड इंग्लिश की बोलियां। देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट, अंतर का एक स्पष्ट लाइन है। फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शन टू मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के स्पीच से लेकर कर मॉडर्न इंग्लिश के स्पीच को अगर आप देखेंगे तो उसके बीच के अंतर के लाइन को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन मैटर्स ऑफ साउंड, चाहे साउंड का मामला हो, वोकेबलरी का मामला हो, ग्रामर का मामला हो, स्पेलिंग का मामला हो, जो भी मामला हो, हर मामले में आप अंतर को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पष्ट अंतर है। बट इंग्लिश वॉज नॉट अ सिंगल इनफॉर्मल लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश सॉरी। और ओल्ड इंग्लिश जो हमारी थी वो एक सिंगल इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी, एक ही रूप से बोली जाने वाली भाषा नहीं थी, इसमें प्रारूप थे। बी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। हम ओल्ड इंग्लिश के 4 बोलियों को, ओल्ड इंग्लिश के 4 प्रारूपों को हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। दे आर केंटिस, नॉर्थम्ब्रियान, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन। वो है केंटिस है, नॉर्थम्ब्रियान है, मर्सियन और वेस्ट सेक्शन है। 10 अतः इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है दैट की ओल्ड इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल, यानी ओल्ड इंग्लिश प्रारूपीय था। यानी कि अब सवाल एक क्वेश्चन आएगा कि हमारा ओल्ड इंग्लिश सिंगल इनफॉर्मल लैंग्वेज था कि नहीं। तो नहीं, हमारा जो ओल्ड इंग्लिश है वो सिंगल इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं था। अब सवाल उठेगा कि क्या ये डायलेक्टिकल था ओल्ड इंग्लिश? तो जी हाँ, ओल्ड इंग्लिश कैसा था? डायलेक्टिकल था। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, इस बात को समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज क्योंकि 3 डिफरेंट एंग्लो सेक्शन ट्राइब्स वेर इन्वॉल्व। 3 अलग अलग प्रकार के एंग्लो सेक्शन ट्राइब्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। एंड इट वाज बट नेचुरल, अतः इस बात से ये स्वाभाविक था दैट कि अ वेराइटी इन लैंग्वेजेज एग्जिस्टेड, भाषा में एक वेराइटी जो था वो एग्जिस्ट कर गया। ये टॉपिक समझ में आ गया आपको। अब अगले टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। अब अगला टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर है, आप चाहे तो बुक लेकर के बुक में भी देख सकते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, और सम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कुछ विशेषताएं, और ऑफ ओल्ड इंग्लिश का मतलब कि ओल्ड इंग्लिश की कुछ विशेषताएं। यानी अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? ओल्ड इंग्लिश की कुछ विशेषताएं। हम ओल्ड इंग्लिश की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में कुछ विशेषताएं थी। सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मतलब ओल्ड इंग्लिश की कुछ विशेषताएं मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड, इसको बड़ा ही मुश्किल बनाता है पढ़ने में। मतलब ओल्ड इंग्लिश की जो विशेषताएं हैं वो ओल्ड इंग्लिश को पढ़ने में मुश्किल बना देता है। इसकी विशेषताओं की वजह से ओल्ड इंग्लिश को पढ़ना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है।
एंड अंडरस्टैंड, तथा इसको समझना भी क्या मुश्किल है। द टेक्स्ट्स ऑफ दिस पीरियड, मतलब ओल्ड इंग्लिश के ज़माने का जो पाठ्य पुस्तक है, इसकी ओल्ड इंग्लिश में कुछ विशेषताएं होने की वजह से यह इस बात को मुश्किल बनाता है, पाठ्य पुस्तक को मुश्किल बनाता है पढ़ने और समझने दोनों में। फिर से समझ लीजिए, सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, मतलब ओल्ड इंग्लिश की कुछ विशेषताएं, मेक इट वेरी डिफिकल्ट, इसको बड़ा मुश्किल बना देता है, टू रीड, पढ़ने में, एंड अंडरस्टैंड, तथा समझने में, द टेक्स्ट्स ऑफ दिस पीरियड, इस अवधि का जो ओल्ड इंग्लिश अवधि था उस अवधि के पाठ्य पुस्तकों की। द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट, भाषा जो है बिल्कुल अलग दिखता है, बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग, इसके बिल्कुल विचित्र अलग स्पेलिंग की वजह से, अनफेमिलियर वोकेबुलरी, अपरिचित शब्दकोशों की वजह से, एंड अ टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर, और बिल्कुल अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से। जब आप ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे तो लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट, भाषा जो है बिल्कुल अलग दिखता है, बिकॉज ऑफ इट्स एलियन स्पेलिंग, इसके बिल्कुल अलग स्पेलिंग की वजह से, अनफेमिलियर वोकेबुलरी, बिल्कुल अपरिचित शब्दकोश की वजह से, एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और बिल्कुल अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट, ओल्ड इंग्लिश का जो राइटिंग सिस्टम है बिल्कुल अलग है फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विथ टुडे, जैसा कि आज हम पाते हैं। यानी आप इतना ही जान लीजिए कि अभी मॉडर्न इंग्लिश का टाइम है, तो अभी हम जिस तरीका से भाषा को लिखते हैं और पुराने ज़माने यानी कि पुराने अंग्रेजी के ज़माने में जो भाषा के लिखने का तरीका था बिल्कुल क्या अलग है। यानी द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश का जो राइटिंग सिस्टम है इज वेरी डिफरेंट, बिल्कुल अलग है फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विथ टुडे। आज जो हमारा राइटिंग सिस्टम है, जिस राइटिंग सिस्टम का यूज हम आज करते हैं और ओल्ड इंग्लिश के जमाने में जो हम राइटिंग सिस्टम का यूज करते थे, दोनों में क्या है, बिल्कुल अंतर है, कहीं से भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। समझ में आ गई बात। व्हेन द एंग्लो सेक्शंस केम टू इंग्लैंड, जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड आए थे, भाई मैंने पहले भी चर्चा किया है कि एंग्लो सेक्शन कहाँ के वासी नहीं थे, वो इंग्लैंड के मूल वासी नहीं, तो जर्मनिक ट्राइब्स थे, यूरोप से ब्रिटेन आए थे। तो व्हेन द एंग्लो सेक्शंस केम टू इंग्लैंड, जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड आए, द यूज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग, उस जमाने में वे लिखने के एक सिस्टम का यूज करते थे। कौन? एंग्लो सेक्शंस। एंग्लो सेक्शंस जब इंग्लैंड आए, अब सवाल उठेगा एंग्लो सेक्शंस इंग्लैंड कब आए? मैंने आपको पहले बताया है कि एंग्लो सेक्शंस 449 AD में इंग्लैंड आए थे, ठीक है। द यूज ए सिस्टम ऑफ writing which was in use in northern and western section England, they used a system of writing, वो लिखने के एक सिस्टम का यूज करते थे which was in use in northern and western part of Europe, जो कि यूरोप के नॉर्थर्न और वेस्टर्न पार्ट में यूज किया जाता था। मतलब फिर से इस बात को समझ लीजिए, जब एंग्लो सेक्शंस कहाँ आए थे तो इंग्लैंड आए थे। कब आए थे? 449 में आए थे, ठीक है। तो जब एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड आए थे 449 में आए थे, तो वो जिस सिस्टम का यूज करते थे वो सिस्टम उस समय यूरोप के नॉर्थर्न और वेस्टर्न पार्ट में यूज किया जाता था। प्रेजेंट डे जर्मनी एंड स्कैंडिनाविया, आज के दिनों में हम उन जगहों को जर्मनी और स्कैंडिनाविया के रूप में जानते हैं। दिस राइटिंग सिस्टम यूज द रनिक अल्फाबेट, और यह जो राइटिंग सिस्टम है जो उस समय यूज किया जाता था, इस राइटिंग सिस्टम में जिस अल्फाबेट का यूज किया जाता था वो अल्फाबेट था रनिक अल्फाबेट। अच्छा, अल्फाबेट होगा तो उसके कैरेक्टर्स होंगे। जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट को आप ले लीजिए, तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कैरेक्टर होते हैं जैसे ABCD। आप हिंदी अल्फाबेट की बात कर लेते हो तो हिंदी अल्फाबेट लेते हैं तो उसमें अ ई क ख ग, ये उसके अल्फाबेट होते हैं। तो उसी प्रकार जो रनिक अल्फाबेट थे उसके रनिक कैरेक्टर्स भी हुआ करते थे। अब रनिक कैरेक्टर्स के बारे में समझिए। द रनिक कैरेक्टर्स वेर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स। रनिक अल्फाबेट में यूज होने वाले रनिक कैरेक्टर जो थे वो शार्प स्ट्रेट लाइन से बने हुए थे और उसमें कोई कर्व नहीं होते थे। जैसे आप ABCD को ले लीजिए, हम लोग ABCD लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा कर्व बनाना पड़ता है, हम क ख ग लिखते हैं तो कर्व बनाना पड़ता है। लेकिन जो रनिक कैरेक्टर्स थे, रनिक अल्फाबेट के अंतर जो आते थे उसमें कर्व नहीं होते थे। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी को अपने घर का एड्रेस बताना होता है आने वाले आगंतुकों को, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली एक तीर का अपना घर का नाम लिख देते हैं या फिर कोई भी एड्रेस लिख करके आप एक तीर का निशान दे देते हैं। अब तीर का निशान दे देते हैं तो तीर के निशान से क्या पता चलता है कि उधर की तरफ जाना है। जैसे मान लिया आपने कुछ लिखा और आपके टीचर जो है कॉपी पर साइन सही का जो है वो चिन्ह लगा देते हैं, तो उसका मतलब आप क्या समझ जाते हैं कि सही है, या फिर अगर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तो आप क्या समझते हैं कि गलत है। तो एक्चुअली रनिक कैरेक्टर कुछ इसी प्रकार से होते थे। रनिक कैरेक्टर जो थे वो कुछ लिखे हुए नहीं होते थे, वो सिंबॉलिक होते थे, उसका एक सिंबल होता था। जैसे ऐसा चिन्ह देने का मतलब आप क्या समझ जाते हैं कि सही है, और क्रॉस का चिन्ह देने का मतलब आप क्या समझ जाते हैं गलत है। तीर का निशान जिस दिशा में दे दिया जाता है आपको क्या लगता है कि इसी दिशा में जाना है। तो रनिक कैरेक्टर जो थे वो कर्व नहीं थे, वो क्या थे, सिंबॉलिक थे, उसके कुछ सिंबल थे, लोग उसके सिंबल को
समझते थे। वो कैसे, तो द रनिंग कैरेक्टर्स वेर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस, मतलब रनिंग कैरेक्टर जो थे वो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन से कंपोज थे, विदाउट कर्व्स, उसमें कोई कर्व्स नहीं थे। मेनी ऑफ दीज लेटर्स आर फाउंड ऑन वीपन्स, उनमें से बहुत सारे लेटर्स जो है, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं आप वीपन्स पे पा सकते हैं। सच एज एरोज, जैसा कि एरो तीर का निशान, एक्स जैसा कि आप समझते हैं भाला, नाइफ हैंडलेस बिना हाथ वाला, चाकू, स्वार्ड्स तलवार इत्यादि। सम आर टू बी सीन इन मॉन्यूमेंट्स, आप कुछ रनिक जो अल्फाबेट थे उसके कुछ कैरेक्टर्स थे, उसके जो लेटर्स थे आप उसको मॉन्यूमेंट्स पर देख सकते हैं, इमारत पर देख सकते हैं, ज्वेलरी गहनों पर देख सकते हैं, एंड कैस्केट्स मेड ऑफ बोन्स, और हड्डियों से बने हुए कंकालों पर भी आप उसको देख सकते हैं। बट देयर मैसेजेस आर डिफिकल्ट टू ड्राइव, लेकिन उनके मैसेजेस को ड्राइव करना, उनके मैसेजेस को समझना बड़ा मुश्किल होता है। एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिंबॉलिक, हालांकि जितने भी रनिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके जो ज्यादातर जो लेटर हुआ करते थे वो सिंबॉलिक होते थे। सिंबॉलिक होने का मतलब उनका कोई ना कोई मतलब निकलता था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी के बाद, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म के फैलाव, लेड टू ग्रेजुअल यूज ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। 6ठी शताब्दी के बाद क्रिश्चियन धर्म का जो फैलाव था उसने किस तरफ ले गया, रोमन स्क्रिप्ट की तरफ ले गया। मतलब धीरे धीरे लोग जो था अब रनिक कैरेक्टर्स को, रनिक अल्फाबेट को यूज करना छोड़ना शुरू कर दिए और लोग बढ़ना शुरू कर दिए किधर, रोमन स्क्रिप्ट की तरफ, यानी कि रोमन लिपि का यूज करना लोगों ने शुरू कर दिया। एज दिस वॉज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट, जैसा कि यह जो था लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट, दिस वॉज द राइटिंग ऑफ लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट। लैटिन के बारे में आप सुने, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का जो धार्मिक पाठ्य पुस्तक हुआ करता था, लैटिन भाषा का जो भी धार्मिक पाठ्य था उस जमाने में रोमन स्क्रिप्ट जो थे उसी रोमन स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था। कहां पर, लैटिन भाषा के धार्मिक पाठ्य में, पाठ्य पुस्तक में, जिसकी वजह से जैसे जैसे क्रिश्चियन धर्म फैला लोग जो थे रनिक कैरेक्टर से हट करके अब रोमन स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए थे। द रोमन अल्फाबेट एडॉप्टेड बाय द एंग्लो सेक्शंस, रोमन अल्फाबेट जो था एंग्लो सेक्शंस के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया। पास थ्रू सम वेरिएशंस, हालांकि उसमें कुछ चेंज हुए, उसको कुछ चेंज से गुजरना पड़ा। बिफोर इट रीच्ड इट्स प्रेजेंट शेप, आज जिस हम वर्तमान स्थिति में रोमन कैरेक्टर्स को, रोमन स्क्रिप्ट को देखते हैं, वहां तक पहुंचने में रोमन जो स्क्रिप्ट थे उसको कुछ परिवर्तन से, कुछ वेरिएशन से गुजरना पड़ा। आज जो मॉडर्न इंग्लिश में हम उसको देखते हैं। द ओल्ड सेक्शंस फॉर्म्स वेर सप्रेस्ड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स, ओल्ड सेक्शन का जो फॉर्म्स था उसको जब फ्रेंच कैरेक्टर्स आए थे, जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब 1066 एडी में हुआ था तो कुछ फ्रेंच के कुछ वर्ड्स जो थे, वोकेबलरी जो थे इंग्लिश के वोकेबलरी में शामिल हो गए थे, तो फ्रेंच के कैरेक्टर्स ने ओल्ड सेक्शंस फॉर्म जो था उसको सप्रेस किया, उसको कुछ दबा दिया। एंड सम न्यू लेटर्स वेर एडेड टू अल्फाबेट, और कुछ नए लेटर्स को अल्फाबेट के रूप में शामिल किया गया। सच एज क्यू क्यू, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डब्ल्यू डब्ल्यू जे जे, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ एडी 1066। ये सारी बातें कब हुई थी, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 के बाद। एक बार मैं पूरा समझा देता हूं। ओल्ड इंग्लिश की कुछ विशेषताएं हैं, जिस विशेषताएं की वजह से ओल्ड इंग्लिश जमाने का जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ना और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, भाषा बिल्कुल अलग दिखता है, इसके बिल्कुल अपरिचित स्पेलिंग, अपरिचित शब्दकोश तथा बिल्कुल अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की वजह से भाषा बिल्कुल अलग दिखता है। मतलब आज की भाषा और उस जमाने की भाषा में अंतर है। जो ओल्ड इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम है, आज हम जिस राइटिंग सिस्टम का यूज करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। एंग्लो सेक्शन जब आए थे उस जमाने में जो उनके लिखने का पद्धति यूज होता था, उस जमाने में उनका प्रयोग होता था नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न यूरोप में, यूरोप के नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में, जो आजकल अगर हम उस जगह की बात करेंगे तो जर्मनी और स्कैंडिनाविया है। ठीक है, राइटिंग सिस्टम जो यूज होता था उसको रनिक अल्फाबेट के रूप में जाना जाता था, और रनिक कैरेक्टर्स होते थे जो शार्प स्ट्रेट लाइन में कंपोज होते थे, उनमें कर्व नहीं होते थे, जैसा कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी में देखते हैं। बहुत सारे लेटर्स को हम हथियारों पर पा सकते हैं, जैसे एरो के रूप में, एक्स के रूप में, नाइफ बिना हाथ वाला, तलवार इत्यादि के रूप में। आप बहुत सारे उस कैरेक्टर्स को, रनिक कैरेक्टर्स को इमारतों, गहनों और हड्डियों से बने कंकाल जो होते हैं उस पर भी आप पा सकते हैं। उनका जो मैसेज होता है उनको डिकोड करना, उनके मैसेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो रनिक कैरेक्टर्स होते हैं वो सब सिंबॉलिक होते हैं, उनका कोई ना कोई मतलब निकलता है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। 6ठी शताब्दी के बाद क्रिश्चियन धर्म का फैलाव होता है, और क्रिश्चियन धर्म के फैलाव की वजह से लोग जो थे वो रनिक कैरेक्टर को छोड़ करके, रनिक अल्फाबेट को छोड़ करके रोमन स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ गए। जैसा कि उस जमाने में लैटिन भाषा का जो धार्मिक पाठ्य होता था सब रोमन स्क्रिप्ट्स पर आधारित होता, इसलिए लोगों
का जो झुकाव था वो रोमन स्क्रिप्ट की तरफ चला गया। रोमन अल्फाबेट जो था एंग्लो सेक्सन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। हालांकि जिस अवस्था में अभी हम रोमन स्क्रिप्ट को देख रहे हैं, यहां तक पहुंचने में रोमन स्क्रिप्ट को कई वेरिएशन से गुजरना पड़ा। मॉडर्न इंग्लिश तक पहुंचने में ओल्ड सेक्शंस जो थे उसको दबा दिया गया था फ्रेंच कैरेक्टर्स के द्वारा। कुछ न्यू लेटर्स भी ऐड किए गए थे अल्फाबेट में, जैसे क्यू क्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, जे जे इत्यादि आप देख सकते हैं। और ये सब कुछ जो हुआ था नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद हुआ था, जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट 1066 में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट के नतीजा के रूप में बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स जो थे, फ्रांस का जो भाषा फ्रेंच है उसके अनेकों शब्द जो थे अंग्रेजी के वोकैबुलरी में प्रवेश कर गए थे। तो मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।